हेलो स्टूडेंट्स, मैं रेनू बहुरा, एसोसिएट प्रोफेसर जूलॉजी, एमएस कॉलेज बीकानेर। मेरी आज की टॉपिक है आइसोलेशन। सबसे पहले हम समझेंगे कि आइसोलेशन होता क्या है। व्हाट इज़ आइसोलेशन? आइसोलेशन इज़ द सेग्रीगेशन और सेपरेशन ऑफ ए पॉपुलेशन इनटू स्मॉल ग्रुप्स। जब कोई पॉपुलेशन को हम छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं और सेपरेट कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं, देन इट इज़ कॉल्ड आइसोलेशन, सो एज टू प्रिवेंट इंटरब्रीडिंग बिटवीन दीज ग्रुप्स। और इन ग्रुप्स के बीच में हम इंटरब्रीडिंग नहीं अलाउ करते। इट इज़ एन एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर इवोल्यूशन without which the useful gene combination और genetic novelties favored by natural selection, ये एक बहुत एसेंशियल रिक्वायरमेंट है इवोल्यूशन के लिए, जिसके अंदर यूज़फुल जीन कॉम्बिनेशन और जेनेटिक नोवेल्टीज़ जो है नेचुरल सिलेक्शन फेवर करता है, विल बी डाइल्यूटेड बाय द फिनोमिनन ऑफ रिकॉम्बिनेशन इफ़ आइसोलेशन फेल्स। और इस पूरे प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि आइसोलेशन फेल हो जाता है, रिकॉम्बिनेशन जो है डाइल्यूट हो जाता है। फिनोमिना प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन जो है जीन्स, जेनेटिक कॉम्बिनेशन और जेनेटिक नोवेल्टीज़ जो आगे नेक्स्ट जनरेशन में पास होनी है, वो प्रोसेस रिकॉम्बिनेशन का फेल हो जाता है। इन अदर वर्ड्स, इन ऑर्डर टू प्रिजर्व यूजफुल जीन कॉम्बिनेशन, आइसोलेशन इज़ एसेंशियल। यदि हमको कोई भी जीन कॉम्बिनेशन जो यूज़फुल है उनको प्रिजर्व करना है तो आइसोलेशन ज़रूरी है। हाउएवर टू अर्ली आइसोलेशन विल बी नॉट ऑफ मच यूज़ बिकॉज ऑफ चेंज एबिलिटी ऑफ द एनवायरनमेंट। यदि आइसोलेशन बहुत जल्दी होता है तो वो यूज़फुल नहीं होता, क्योंकि एनवायरनमेंट के अंदर भी चेंजेस होते रहते हैं। चेंजिंग एनवायरनमेंट will mean the advantageous gene combinations may not remain always advantageous। जब एनवायरनमेंट चेंज होता है उसका मतलब ये है कि जो जीन कॉम्बिनेशन एडवांटेजेस है, जो यूज़फुल है, जो आगे जनरेशन के लिए यूज़फुल है, वो हमेशा यूज़फुल या एडवांटेजेस नहीं रह सकते। सो इट इज़ फ्रूटफुल टू प्रिजर्व ओनली दोज जीन्स which have been thoroughly established. So it is fruitful to preserve only those gene combinations the usefulness of which have been thoroughly established. इसलिए क्या होता है कि उन्हीं जीन कॉम्बिनेशन को प्रिजर्व किया जाता है जो यूज़फुल है और जिनकी यूज़फुलनेस कि ये बहुत एडवांटेजियस जीन कॉम्बिनेशन है, ये जीन्स आगे जनरेशन के अंदर फेवरेबल होंगे और यूज़फुल होंगे, ये सब देखने के बाद ही उनको जो है प्रिजर्व किया जाता है। तो ये तो है शॉर्ट आइसोलेशन क्या होता है। अब इसमें जो है टॉपिक है आइसोलेटिंग मैकेनिज़्म। डॉब्ज़ेंस्की नामक साइंटिस्ट था जिसने 1937 में जो है आइसोलेशन के वेरियस टाइप्स डिस्क्राइब किए थे। Dobzhansky in 1937 has classified various types of isolations under title isolating mechanism। उनमें से सबसे पहला है geographical isolation। A population may be broken into groups and these groups may be separated by geographical barriers which will not allow mixing of the members from different groups and thus interbreeding will be checked। इस जोग्राफिकल आइसोलेशन में क्या होता है कि पॉपुलेशन को छोटे छोटे ग्रुप्स में बांट दिया जाता है और सेपरेट कर दिया जाता है, और ये सेपरेशन होता है जोग्राफिकल बैरियर्स के द्वारा। मीन्स ये क्लाइमेटिक कंडीशन भी हो सकती है या ये जोग्राफिकल बैरियर्स इस तरह से डिस्क्राइब किए जाते हैं, जैसे पहाड़ है, कोई वाटर बॉडी है जो सेपरेट कर रही है पॉपुलेशन को, तो इसके अंदर क्या होगा कि मेंबर्स पॉपुलेशन के आपस में मिक्स नहीं हो पाएंगे और इंटरब्रीडिंग
उनके अंदर नहीं होगी। There are several such geographical barriers like bodies of water for terrestrial animal। जैसे टेरेस्ट्रियल एनिमल है, कोई पॉपुलेशन है टेरेस्ट्रियल लैंड पे रहने वाली, और उनके बीच में यदि वाटर बॉडी आ जाए तो वो आपस में मिक्सिंग नहीं होगी। लैंड मासेस फॉर एक्वेटिक एनिमल्स, एक्वेटिक पानी में रहने वाले प्राणियों के लिए बीच में लैंड मास आ जाए तब भी मिक्सिंग नहीं होगी। सी वाटर बॉडीज़ फॉर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स, जो फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बीच में जो है समुद्री जल आ जाता है तो भी नहीं होगी मिक्सिंग। माउंटेन्स फॉर एनिमल्स लिविंग इन प्लेन्स, जो प्लेन्स में रहते हैं, जो समतल जगह पे रहते हैं, उनके बीच में यदि उन पॉपुलेशन के बीच में पहाड़ आ जाए तो भी पॉपुलेशन ग्रुप्स जो है आपस में मिक्स नहीं हो पाएंगे और उनके अंदर इंटरब्रीडिंग या रिप्रोडक्शन नहीं होगा। Distance itself is a geographical barrier which prevents mixing of members placed at boundaries at a vast area। Distance कई बार खुद जो है बहुत बड़ा geographical barrier है जिसके अंदर जो डिस्टेंस प्रिवेंट कर देता है कि मेंबर्स आपस में जो है मिक्स नहीं हो पाए और बाउंड्रीज डेवलप हो जाती है बहुत बड़े एरिया के अंदर। पॉपुलेशंस इनहेबिटिंग डिफरेंट जोग्राफिकल रीजन्स आर कॉल्ड एलोपेट्रिक पॉपुलेशन। जो पॉपुलेशंस अलग अलग जोग्राफिकल रीजन्स में रहती है, जैसे कुछ प्राणी, हम ह्यूमन बीइंग्स का एग्जांपल लें तो कोल्ड कंट्रीज़ में रहते हैं, कुछ डेजर्ट कंडीशंस में रहते हैं, कुछ बहुत ग्रीन एरिया के अंदर रहते हैं। तो ऐसा जोग्राफिकल रीजन जो है वो अलग अलग पॉपुलेशन जहाँ पे रहती है, ऐसी पॉपुलेशन कहलाती है एलोपेट्रिक पॉपुलेशन। इफ़ टू मेंबर्स ऑफ सच पॉपुलेशन आर अलाउड टू मिक्स दे कैन इंटरब्रीड बट दे हैव नो चांसेस टू मिक्स। यदि दो मेंबर ऐसी पॉपुलेशन के दो मेंबर्स को अलाउ कर दिया जाए कि मिक्सिंग के लिए और इंटरब्रीडिंग के लिए, पर ये मिक्सिंग नहीं होती है और कोई चांसेस नहीं होता इंटरब्रीडिंग का। नेक्स्ट सेकंड जो आइसोलेटिंग मैकेनिज्म की टाइप है, प्रकार है, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। इनएबिलिटी टू इंटरब्रीड इवन इफ द मेंबर्स ऑफ टू ग्रुप्स आर मिक्स्ड इज कॉल्ड रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। यदि दो अलग अलग ग्रुप्स हैं पॉपुलेशन के और उनमें से कुछ प्राणियों को मिक्सिंग के लिए अलाउ कर दिया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी उनके अंदर इंटरब्रीडिंग नहीं होती, इनएबिलिटी है, मतलब सक्षम नहीं है इंटरब्रीडिंग करने के लिए, तो ऐसे ग्रुप्स कहलाते हैं रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन होता है उनके अंदर, रिप्रोडक्शन के आधार पर सेपरेट किया जाता है। द two populations living in the same geographical region are called sympatric population। ऐसी population जो एक ही geographical region में रह रही है और inability है, तो ऐसी population कहलाती है sympatric population। These members will not be able to interbreed if they are reproductively isolated। ऐसे members आपस में interbreed नहीं कर पाएंगे यदि उनको रिप्रोडक्शन के आधार पर सेपरेट किया गया है पॉपुलेशन को। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन में बी अचीव्ड इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज। अब रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन जो है वो अलग अलग जो है फ्रेज के द्वारा अचीव किया जाता है। जैसे पहला है इकोलॉजिकल आइसोलेशन। If two populations occupy different microhabitats in the same geographical area, they are unable to interbreed। ऐसा माना जाता है कि एक ही geographical एरिया के अंदर दो पॉपुलेशन जो है अलग अलग हैबिटेट ऑक्यूपाई करते हैं और उसके बावजूद भी वो इंटरब्रीडिंग नहीं कर पाते। ऐसी आइसोलेशन कहलाता है इकोलॉजिकल आइसोलेशन। Second is seasonal isolation. If two sympatric populations have different breeding seasons
इंटरब्रीडिंग बिटवीन देम इज़ नॉट पॉसिबल। यदि दो सिम्पैट्रिक पॉपुलेशन जो कि उनका ब्रीडिंग सीजन टाइम जो है अलग अलग है, तो ऐसी पॉपुलेशन भी आपस में इंटरब्रीडिंग नहीं कर पाएगी और ये आइसोलेशन कहलाएगा सीजनल आइसोलेशन। क्योंकि जो है एक पॉपुलेशन के ग्रुप का रिप्रोडक्टिव टाइम है अक्टूबर, दूसरे का है अप्रैल, एग्जाम्पल दिया है मैंने, तो जो है सीजनल आइसोलेशन कहलाता है ये। थर्ड है इथोलॉजिकल आइसोलेशन। ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म ए सीरीज ऑफ एक्ट बिफोर अंडरटेकिंग कॉपुलेशन। जब कॉपुलेशन होने वाला होता है तो उसके पहले जो है बहुत सारे प्राणी एक सीरीज ऑफ एक्ट, कुछ ना कुछ जो ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिससे दूसरा पार्टनर उसको पहचान लेता है। दीज एक्ट्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड कोर्टशिप बिहेवियर। ऐसी एक्टिविटी कहलाती है कोर्टशिप बिहेवियर। दीज एक्ट्स में इन्वॉल्व मूवमेंट्स। इनके अंदर जो है एक तो पहला होता है कि मूवमेंट इंक्लूड किया जाता है, दूसरा है रिलीज ऑफ सेंट्स, तीसरा है मेकिंग पर्टिकुलर साउंड। तो जो भी एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स जो कॉपुलेशन करते हैं वो ये 3 एक्टिविटी से दूसरे अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करते हैं, ये कहलाता है कोर्टशिप बिहेवियर। तो इसके अंदर एक तो मूवमेंट जो है पर्टिकुलर मूवमेंट करते हैं, दूसरा कोई पर्टिकुलर परफ्यूम या सेंट जो है रिलीज करते हैं, तीसरा है कोई पर्टिकुलर साउंड करते हैं। These acts help other members of species to recognize their mates. इन तीनों एक्टिविटीज़ के द्वारा जो है दूसरा मेंबर जो उसी स्पीशीज़ का है वो पहचान लेता है और इसलिए उनको ईजी हो जाता है अपना पार्टनर ढूंढने के लिए। It has been observed that courtship is disallowed by a sexual partner if the other partner fails to perform these rituals in a perfect way. ये माना गया है कि कोर्टशिप ऐसे सेक्सुअल पार्टनर के अंदर नहीं होता, क्योंकि कई बार जो पार्टनर दूसरा जो पार्टनर चुना है वो फेल हो जाता है ये सारी एक्टिविटीज़ करने के लिए। तो इसलिए वो क्योंकि फेल हो गया तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है और इसलिए ऐसी कोर्टशिप बिहेवियर जो है वो दूसरा पार्टनर रिजेक्ट कर देता है। A slight modification in courtship behavior will therefore lead to an ethological isolation. इसलिए ऐसा जो है आइसोलेशन या सेपरेशन कहलाता है इथोलॉजिकल आइसोलेशन, जिसके अंदर पर्टिकुलर कोर्टशिप बिहेवियर जो है दूसरा पार्टनर नहीं कर सकता और थोड़ा हल्का सा चेंज होते ही वो जो है इथोलॉजिकल आइसोलेशन कहलाता है। नेक्स्ट है मैकेनिकल आइसोलेशन। मेल एंड फीमेल जेनिटेलिया आर कॉम्प्लीमेंट्री। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या जेनिटेलिया दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। एनी स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन इन जेनिटेलिया विल मीन देयर इनकम्पेटिबिलिटी। यदि कुछ भी स्ट्रक्चरल या संरचनात्मक जो है मॉडिफिकेशन होता है या चेंज होता है जेनिटेलिया में, तो इससे क्या होगा कि आपस में इंटरब्रीडिंग नहीं होगी। दस दे विल नॉट बी एबल टू कॉपुलेट लीडिंग टू मैकेनिकल आइसोलेशन। और इसलिए दोनों पार्टनर्स आपस में मेल फीमेल कॉपुलेट नहीं कर पाएंगे और ये सेपरेशन कहलाता है मैकेनिकल आइसोलेशन। It has been found that different insect species have incompatible male and female genitalia, so they are unable to interbreed. ये ज़्यादातर इंसेक्ट्स के अंदर होता है कि मेल फीमेल जेनिटेलिया जो है वो इनकम्पेटेबल नहीं है और इसलिए इंटरब्रीडिंग इनके अंदर नहीं होती है। और ऐसा आइसोलेशन या ऐसा सेपरेशन मैकेनिकल आइसोलेशन कहलाता है क्योंकि ये स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन है। नेक्स्ट है गैमेटिक आइसोलेशन।
Before actual fertilization, gametes undergo a series of reactions. फर्टिलाइजेशन के पहले गैमेट्स जो है अंडाणु या युग्मक कह सकते हैं, युग्मक, उनके अंदर एक रिएक्शन होती है, सीरीज, एक के बाद एक, एक के बाद एक. फेलियर ऑफ दीज रिएक्शंस मीन फेलियर ऑफ फर्टिलाइजेशन. यदि इस पूरी रिएक्शन के अंदर कुछ भी फेलियर होता है तो फर्टिलाइजेशन नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल, लिली हैज़ वर्कड ऑन फर्टिलाइजेशन ऑफ सी अर्चिन एग्स. लिली नामक साइंटिस्ट था जिसने सी अर्चिन एग्स के फर्टिलाइजेशन पे काम किया था. एंड ही नोटिस दैट स्पर्म्स ऑफ फॉरेन स्पीशीज आर स्ट्रांगली एग्लूटिनेटेड प्रिवेंटिंग हाइब्रिडाइजेशन. उसने ये नोटिस किया था, लिली साइंटिस्ट ने, जब सी अर्चिन एग्स का फर्टिलाइजेशन स्टडी कर रहा था तो उसके अंदर क्या होता है, स्पर्म्स जो है वो दूसरी स्पीशीज़ के जो है एग्लूटिनेट हो जाते हैं और हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है. तो ऐसा जो गैमीट्स के अंदर सीरीज़, जो रिएक्शन की सीरीज़ होती है और उसके अंदर कुछ फेलियर होता है, तो ये ऐसा सेपरेशन कहलाता है गैमेटिक आइसोलेशन. नेक्स्ट है hybrid inviability. In some cases of reproductive isolation, successful mating and fertilization may occur, but the hybrid formed is inviable. कई बार ये देखा गया है कि कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसके अंदर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन सक्सेसफुल जो है मेटिंग और फर्टिलाइजेशन हो जाता है पूरा, लेकिन जो हाइब्रिड बनता है, जो नेक्स्ट जनरेशन बनती है, वो इनवायबल है. द डेथ में अकर अर्लियर और लेटर. उसके अंदर कुछ भी हाइब्रिड है, क्योंकि वो हाइब्रिड है तो उसके अंदर ऐसे जीन्स हैं कि वो इनवायबल है, तो उसकी जल्दी ही डेथ हो जाती है. डेथ में अगर अर्लियर और लेटर, बट ऑलवेज बिफोर द स्टेज ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी. पर डेथ हो जाती है और ये डेथ हमेशा उस समय होती है जब वो सेक्सुअल मैच्योरिटी अटेन कर लेता है, जस्ट उसके पहले. इन सम केसेस ओनली वन ऑफ द सेक्सेस इज इनवायबल. कई बार क्या होता है कि एक ही सेक्स इनवायबल होता है दोनों में से, जैसे मेल और फीमेल में से मेल होगा या फीमेल होगा. फॉर एग्जाम्पल, मेल इन मैमल्स एंड फीमेल्स इन इंसेक्ट्स. तो ये एग्जाम्पल बता करके हम बता रहे हैं कि मैमल्स के अंदर जनरली मेल्स जो है वो इनवायबल हो जाते हैं और फीमेल्स, इंसेक्ट्स के अंदर फीमेल्स इनवायबल हो जाते हैं. तो ये इनवायबिलिटी जो है वो हाइब्रिड इनवायबिलिटी या हाइब्रिड आइसोलेशन कहलाता है. ये जो है ऐसा रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हाइब्रिड इनवायबिलिटी कहलाता है, जिसके अंदर सेक्सुअल मैच्योरिटी अटेन करने के पहले हाइब्रिड जो बना वो उसकी डेथ हो जाती है. आज हमारी आज की टॉपिक जो है यहाँ पर ही समाप्त होती है. इसको कंटिन्यू करेंगे. इसी के अंदर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के दो प्रकार और हैं. एक तो है हाइब्रिड स्टेरिलिटी और दूसरा है हाइब्रिड ब्रेकडाउन. उसके बाद में रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का ओरिजिन कैसे हुआ ये हम करेंगे नेक्स्ट इसके लेक्चर के अंदर या वीडियो के अंदर. आज मुझे सुनने के लिए थैंक्स.